हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। अब हम टॉर्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं कि लाइबिलिटी इंसान की तब अराइज होती है जब कोई सिविल रॉन्ग कमिट हो रहा है, तो लाइबिलिटी होती है डैमेजेस की फॉर्म में। अब ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर रॉन्ग होने के बाद भी उस लाइबिलिटी को एक्सक्यूज किया जाता है, जैसा हमने आईपीसी में भी देखा है कि जनरल एक्सेप्शंस में कुछ ऑफेंसेस माफ किए जाते हैं। तो ऐसे ही टॉर्ट में टॉर्शियस लाइबिलिटी नहीं बनती इन केस द केस फॉल्स अंडर जनरल डिफेंसेस। तो ये जनरल डिफेंसेस टू टॉर्ट है क्या, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डील विद द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल एज येट देन प्लीज डू द सेम एंड बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The first question says the maxim voluntary non-fit injuria implies what? Voluntary non-fit injuria का मतलब क्या होता है? An injury that is not fit for legal action, या फिर voluntarily giving injury to someone, or a man cannot complain for an injury to which he consents, या फिर none of the above। तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है कि अ मैन जिसको कोई इंजरी हुई है वो अगर उस इंजरी के लिए अपना खुद का कंसेंट दे रहा है then he cannot complain about it, then he cannot say that I have been hurt। तो इस केस में the answer will be option C, that is a man cannot complain for an injury to which he consents। इसको आगे समझते हैं क्वेश्चन 2 से। क्वेश्चन 2 कहता है कि X और Y हैं and they have decided to enter into a wrestling competition। अब उस मैच के दौरान X जो है वो Y को उसकी नोज पे हिट करता है एंड Y स्टार्ट्स ब्लीडिंग। इसके लिए Y फाइल करता है कंप्लेंट अगेंस्ट X फॉर कॉजिंग हर्ट। तो इस केस में X की क्या लाइबिलिटी बनती है? X इज लाइबल फॉर कॉजिंग हर्ट क्योंकि X ने पंच किया है Y को नोज पे, ब्लीडिंग हुई है एंड X हैज कॉज्ड हर्ट। और X इज लाइबल फॉर बैटरी, और Y has consented to the injury, so X is not liable, या फिर Y is himself guilty of provocation। तो जैसा कि हम voluntary non-fit injuria maxim की बात कर रहे थे कि कोई भी इंसान अगर खुद इंजरी के लिए कंसेंट करता है then he cannot complain। So here X और Y जो हैं वो voluntarily decide कर रहे हैं to enter into a wrestling competition। So in case any one of them gets hurt then the other cannot say कि you have hit me। दूसरा ये नहीं बोल सकता आपने मेरे को मारा है, जब आप खुद ही ऐसे कंपटीशन में एंटर कर रहे हो जहां पर आपको पता है कि इंजरी हो सकती है। Therefore the answer here will be option C कि Y ने कंसेंट किया है टू इंजरी, so X is नॉट लाइबल। चलिए इसी के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन 3 में एक और मैक्सिम देखते हैं जो है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। अब इस मैक्सिम का मतलब क्या है? इनवॉलेंटरी कंसेंट टू इंजरी, नॉलेज ऑफ हार्म इम्प्लाइज कंसेंट, नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। इस मैक्सिम का मतलब है कि नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट। अगर किसी को ये नॉलेज है कि कोई इंजरी हो सकती है, दैट डज नॉट इम्प्लाई कि उसका कंसेंट था फॉर दैट इंजरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान किसी स्टोन क्वेरी में काम कर रहा है एंड ही नोज कि वहाँ पर स्टोन्स जो हैं दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अबव ओवर हिज हेड, कोई रोप है और ऊपर से हैवी स्टोन्स जा रहे हैं। नाउ ही हैज़ द नॉलेज कि कभी एक्सीडेंट हुआ तो वो स्टोन उस पर गिर सकता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही हैज़ कंसेंटेड टू द इंजरी, दैट ही हैज़ सेड दैट ओके इफ दैट स्टोन फॉल्स अपॉन मी आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। दैट इज नॉलेज जो हम इस मैक्सिम में डील कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंजरी के लिए कंसेंट कर रहे हैं। देयरफॉर इस मैक्सिम को अगर हम देखें, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो ये कहता है नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट। चलिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो मैक्सिम हम पढ़ रहे हैं उस पर एक और सिनारियो देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन 4 कहता है अ म्यूजिक टीचर, एक म्यूजिक टीचर है जिसने एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप किया है अंडर द प्रिटेक्स्ट दैट ही विल परफॉर्म एन ऑपरेशन जिससे उसकी वॉइस अच्छी हो जाएगी। अब जो गार्जियंस हैं दे ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द टीचर एंड टीचर क्या क्लेम करता है कि द गर्ल कंसेंटेड
टू द सेम, एंड क्योंकि गर्ल का कंसेंट था तो वो रेप नहीं माना जाएगा। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो मैक्सिम हमने पढ़ा है कि यू हैव कंसेंटेड टू इंजरी सो यू कैन नॉट डिनाई द सेम, वो मैक्सिम अप्लाई होता है, या फिर म्यूजिक टीचर गिल्टी है, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाइज, और गर्ल इज केपेबल ऑफ कंसेंट। अब यहाँ पर जब हम ऑप्शंस को देखते हैं, रिवर्स से शुरू करते हैं। गर्ल इज केपेबल ऑफ कंसेंट, ये अप्लाई नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर हम 16 ईयर्स ऑफ एज की बात कर रहे हैं गर्ल की, एंड लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स टू बी अ मेजर टू बी ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग टू डिसाइड व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड फॉर देम। एक 16 साल का बच्चा लॉ के अकॉर्डिंग अपने लिए गुड और बैड डिसाइड नहीं कर सकता। देन साइंटी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाइज। नाउ इट सेज कि गर्ल को ये नॉलेज थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट एज वी से वी आर लुकिंग एट अ गर्ल एज 16 ईयर्स, एंड इस नॉलेज से इट डज नॉट इम्प्लाई दैट शी हैड कंसेंटेड टू इट। उसी तरह से वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मैक्सिम भी अप्लाई नहीं होगा बिकॉज ये जो कंसेंट है ये ऑब्टेन करा गया है थ्रू फ्रॉड। यहाँ पर फ्रॉड किया है टीचर ने ये बोल के कि दैट ही विल परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन हर विच विल इम्प्रूव हर वॉइस, सो द गर्ल्स कंसेंट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन and not with respect to the other acts of the teacher. Therefore, music teacher will be held to be guilty in this case and answer will be option B. आगे चलते हैं। Question 5 कहता है कि if a person voluntarily undertakes the risk in order to save someone, does the maximum of voluntary non-fit injuria apply? मतलब कोई भी इंसान अगर कोई voluntary risk ले रहा है अपने आप को नहीं किसी और को बचाने के लिए, तो उस केस में क्या हम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को अप्लाई करेंगे, जिसका मतलब ये है यू हैव कंसेंटेड टू द इंजरी एंड यू हैव नो प्रॉब्लम अगर कोई आपको हर्ट होता है। yes it does, no it does not apply in rescue cases, the one who is saved is liable for the injury, या फिर none of the above। तो जब हम ऐसे केसेस की बात करते हैं इन्हें हम कहते हैं रेस्क्यू केसेस। जैसे मान लीजिए कि एक पुलिस कांस्टेबल है, उसने देखा कि एक छोटा बच्चा खड़ा है और एक हॉर्स है, और हॉर्स जो है वो बोल्ट कर जाता है एंड इज अबाउट टू हर्ट द चाइल्ड, एंड नाउ वो पुलिस कांस्टेबल वहां जाके उस हॉर्स को चाइल्ड को इंजरी करने से रोकता है। तो क्या यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर ने क्योंकि खुद अपनी जान खतरे में डाली तो he will himself be liable and he has consented to the injury? बट ऐसा नहीं है। जब हम टॉर्ट में ऐसे केसेस को देखते हैं ये रेस्क्यू केसेस माने जाते हैं, और इस केस में ये डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस है दैट ही लेफ्ट हिज हॉर्स अनअटेंडेड, एंड इसका जो लाइबिलिटी है वो प्लेंटिफ पे नहीं आएगी कि he himself consented to the injury। इसीलिए इस केस में जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा कि नहीं, रेस्क्यू केसेस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मैक्सिम अप्लाई नहीं होता है। तो जैसा कि हमने देखा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एक मैक्सिम एक जनरल डिफेंस बन जाता है जब हम टॉर्ट की बात करते हैं। तो अगर कोई इंसान किसी इंजरी को लेकर डिस्प्यूट लाता है जब उसने खुद उस इंजरी के लिए कंसेंट किया है, उस केस में ये डिफेंस अप्लाई होगा, डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी बिकॉज प्लेंटिफ का खुद का कंसेंट है। चलिए ऐसे ही और केसेस देखते हैं डिफेंस के। अ पर्सन इज वॉकिंग अलोंग द रोड and he was knocked down by the horse which suddenly got out of control। तो क्या हॉर्स ओनर विल बी लाइबल? तो एक हॉर्स जा रहा है एंड ही नॉक डाउन अ पर्सन जो उस रोड के साइड में जा रहा है बिकॉज द हॉर्स गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। तो इस केस में जो हॉर्स का ओनर है क्या वो लाइबल होगा? मास्टर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट, जैसा कि हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी में पढ़ा था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन द लिंक इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस वीडियो, यू कैन गो एंड वॉच द सेम। देन येस द ओनर फेल्ड टू एक्सरसाइज केयर, no it is an inevitable accident, D the owner is negligent। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हॉर्स है दैट इज मैन्ड बाय अ पर्सन, तो एक पर्सन ऑलरेडी उस पर बैठा है और उस हॉर्स को चला रहा है एंड सडनली द हॉर्स गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल।
इस केस में ये केस माना जाएगा एक इनएविटेबल एक्सीडेंट का, एक एक्सीडेंट का जो अवॉइड नहीं किया जा सकता था, बिकॉज हॉर्स इज एन एनिमल, यू कांट प्रिडिक्ट द बिहेवियर, इट कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल इन सर्टेन सिचुएशंस। देयरफॉर यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, नो इट इज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट एक डिफेंस बनता है ऐसे केसेस में। अब नेक्स्ट डिफेंस देखते हैं, द डॉग ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का डॉग है एंड वो बाइट करता है एक पासर बाय डिफेंडेंट को। तो डिफेंडेंट क्या करता है, अपनी गन रेज करता है उस डॉग की तरफ, बट डॉग भाग जाता है। बट डिफेंडेंट क्या करता है, इवन डॉग भाग जाता है तब भी वो उसको शूट कर देता है। तो इस केस में क्या डिफेंडेंट गिल्टी होगा? अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस हैं, नो ही वॉज एक्टिंग इन प्राइवेट डिफेंस, the dog is guilty of trespass, the plaintiff has been negligent, या फिर defendant did not use a reasonable degree of force। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन के फैक्ट्स को देखें तो हमने देखा कि प्राइवेट डिफेंस में जो है डिफेंडेंट ने अपनी गन बाहर निकाली डॉग को डराने के लिए, बिकॉज डॉग ने बाइट किया एंड ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, तो उसके लिए उसने डॉग को गन दिखाई। बट जिस मोमेंट पे वो डॉग भाग जाता है, इसका मतलब डेंजर चला गया है, आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो वहीं खत्म हो जाता है। इन केस यू स्टिल शूट द डॉग, जब आपको पता है कि वो भाग चुका है ऑलरेडी एंड आपकी तरफ कोई डेंजर नहीं आ रहा है, देन इन दैट केस ये माना जाएगा कि आपने अपना जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो एक्सीड किया है, आपने ज़्यादा फोर्स यूज़ किया है देन दैट इज़ नेसेसरी। और इसी केस को देखते हुए आपको प्राइवेट डिफेंस का जो डिफेंस मिलता है वो नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पर ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट जो है उसने रीजनेबल डिग्री ऑफ फोर्स यूज नहीं किया एंड डिफेंडेंट इज गिल्टी। देयरफॉर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो जब हम जनरल डिफेंसेस की बात करते हैं तो प्राइवेट डिफेंस एक जनरल डिफेंस है, बट वो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज होना चाहिए विद इन द रीजनेबल अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ फोर्स टू बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फायर हो जाती है ए के लैंड पे एंड सी जो है उसका सर्वेंट वो उस फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करता है टू प्रोटेक्ट द पीपल, एंड देन ही ट्रेसपासेस एज लैंड, ए का लैंड ट्रेसपास करता है उसका सर्वेंट एंड ए सू करता है सी को फॉर ट्रेसपास। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, सी इज गिल्टी ऑफ ट्रेसपास, सी वॉज प्रिवेंटिंग अ ग्रेटर इवल, सी विल नॉट बी लाइबल, या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं यहाँ पर फायर हुई है जिसकी वजह से आसपास के लोगों को भी डेंजर है। अब ऐसे केस में ट्रेसपास को देखोगे आप या फिर ये देखोगे कि फायर जो है इट कैन कॉज डेंजर टू पीपल अराउंड। अगर हम नॉर्मल लॉ को भी अवॉइड करके एक कॉमन मैन की तरह लॉ ऑफ इक्विटी को अगर कंसिडर करते हैं तो इक्विटी ये कहती है कि आप आसपास के लोगों को अफेक्ट होने से बचा रहे हो, आप ग्रेटर इवल होने से बचा रहे हो। तो इस केस में जो है सी वॉज नॉट लाइबल बिकॉज वो प्रिवेंट कर रहा था एक ग्रेटर इवल फ्रॉम हैपनिंग। तो ये जो डिफेंस है ये फॉल होता है अंडर द टर्म ऑफ नेसेसिटी। तो यहाँ पर नेसेसिटी थी कि सी जो सर्वेंट है वो प्रॉपर्टी ट्रेसपास ना देख के आसपास के लोगों को बचाते हुए एक प्रूडेंट डिसीजन ले रहा है। देयरफॉर इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट सेज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म जस्ट नेसेसिटेट्स। तो इसका मतलब क्या है, इफ अ मैन इज कंपेल्ड टू डू एन एक्ट आउट ऑफ शेयर नेसेसिटी ही विल नॉट बी लाइबल फॉर इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेस। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर कोई इंसान ऐसा एक एक्ट करता है आउट ऑफ शेयर नेसेसिटी तो वो इंसान लाइबल नहीं होगा अगर कोई इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं ऐसे केसेस में। या फिर इस मैक्सिम का मतलब है नेसेसिटी ऑफ लॉ, या फिर इफ अ मैन इज कंपेल्ड टू डू एन एक्ट आउट ऑफ शेयर नेसेसिटी ही विल बी लाइबल फॉर इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी सी जो है वो ए का उल्टा है। एंड ऑप्शन डी सेज जस्टिस इज नेसेसरी। नाउ जस्ट नेसेसिटेट्स का मतलब है ऑप्शन ए, दैट इज अगर कोई इंसान कोई एक्ट कर रहा है आउट ऑफ शेयर नेसेसिटी तो ही विल नॉट बी लायबल फॉर इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कि कोई नेसेसरी एक्ट करने से कोई इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो उस इंसान की लायबिलिटी नहीं अराइज होगी ऐसे केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इट सेज
इनमें से कौन सा जो है वो डिफेंस ऑफ टॉर्ट कंसिडर किया जाता है? अभी हमने जनरल डिफेंसेस में अभी तक हमने देखा है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जहां पर इंसान खुद कंसेंट कर रहा है टू रन द रिस्क टू द इंजरी। एंड सेकेंड हमने देखा है इनएविटेबल एक्सीडेंट का केसेस। थर्ड हमने देखे हैं नेसेसिटी के केसेस। अब हम देखते हैं और डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट में क्या आ सकता है इनमें से। एक्ट ऑफ गॉड, यानी मान लीजिए कि बारिश हो गई बहुत तेज, कोई इवेंट होने वाला था और वो कैंसिल हो गया क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई जो कभी नहीं होती थी, तो उस केस में लाइबिलिटी किसी की अराइज नहीं होगी, बिकॉज ये एक एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक डिफेंस है टू टॉर्ट। देन मिस्टेक, ये भी एक डिफेंस टू टॉर्ट माना जाता है कि अगर थ्रू मिस्टेक कुछ हो रहा है तो उस केस में कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज पार्टीज की गिल्टी इंटेंशन नहीं है। देन स्टैच्यूटरी अथॉरिटी एक डिफेंस है। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि एक रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड वहाँ से ट्रेन्स पास हो रही हैं, जिससे एक प्लेंटिफ अपनी प्लेंट लेके आता है कि मेरी जो हाउस है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, बिकॉज ये जो धुआं है, ये जो नॉइज़ है, इसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी की मार्केट में वैल्यू कम हो गई है। अब ये जो केस है ये स्टैच्यूटरी अथॉरिटी के अंडर आता है, बिकॉज ये एक पावर है लॉ की तरफ से टू कंस्ट्रक्ट अ रेलवे लाइन नियर द हाउस ऑफ द प्लेंटिफ। तो यहाँ पर प्लेंटिफ ये नहीं कह सकता कि ही हैज़ बीन अफेक्टेड बाय इट, सो देयरफॉर ये भी एक डिफेंस है टू टॉर्ट। इसलिए इस केस में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही एक्ट्स जो हैं एक डिफेंस टू टॉर्ट माने जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। इन केस आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, देन प्लीज फील फ्री टू मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो।